हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुणवन पटेल फ्रॉम लॉजिक इंस्टीट्यूट और आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना बच्चों? तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना चाहेंगे, सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स इज सम काइंड ऑफ रिलेटेड टू द फील्ड्स। फील्ड मतलब या तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। जब भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे, दैट टाइम वी हैव टू यूज इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे तब हम मैग्नेटिक फील्ड को लेंगे। यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन फ्लक्स कि फ्लक्स क्या हो। फ्लक्स को समझेंगे। फ्लक्स इज नथिंग बट इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, वेदर इट इज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। मान लो यहां पे कुछ फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हो सकती है। ठीक है ना? तो अगर ये फील्ड लाइंस है तो पर्टिकुलर सरफेस के साथ, मान लो मैंने यहां पे एक सरफेस ले लिया, हाउ मेनी फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट? यहां पे हम देख सकते हैं 2 फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट। सो दैट मीन्स द फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस इज 2। अगर मैं यहां पे वही सेम साइज वाला एक पर्टिकुलर और एक ले लूंगा यहां पे सरफेस, वो सरफेस में से कितना पास हो रहा है? 1 2 3। सो फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस इज 3। मतलब द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through any surface, the number of field lines passing through any surface normally gives the flux link with that surface. अगर वो फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो हमें बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। सो हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any surface normally is called the electric flux linked with that surface। कि वो सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ है, that is given by the number of field lines passing through it। जितनी फील्ड लाइंस उसमें से पास होगी उतना फ्लक्स होगा, क्योंकि उतना ही स्ट्रेंथ मिलेगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ रहे हो ना बच्चों? तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड with mathematical concept, that is the dot product मतलब जिसे हम बोल सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट, the scalar product of electric field vector E and the area vector is the flux linked with that surface। वो सरफेस का एरिया वेक्टर हम S लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, वट एवर यू राइट। ठीक है ना बच्चों? दैट मीन्स द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस is given by like this, phi is equals to E dot S, so therefore Es cos theta you can write like this। ठीक है ना बच्चों? इट इज वेरी सिंपल। यहां पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना बच्चों? एंड दिस काइंड ऑफ सम सरफेस, दिस इज एरिया वेक्टर। ठीक है ना? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड and the angle between them is theta, where theta is equals to, क्योंकि you know that this dot product can be converted in cos। अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट होता तो साइन में कन्वर्ट होता है, तो ये तो डॉट प्रोडक्ट है, मतलब कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, where theta is equals to angle between electric field vector and surface area।
ठीक है ना। अब उसका यूनिट क्या बनेगा, द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दिस ई, दैट मीन्स ई का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, और एस का हो गया सरफेस एरिया, क्या हो गया मीटर स्क्वायर, मतलब इट विल गिव्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इट विल गिव व्हाट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इट इज वेरी सिंपल यूनिट, ठीक है ना बच्चों। सो दिस इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। You can also derive the dimensional formula. So its dimensional formula of flux is, we can derive, देखो कैसे हम सिंपल से उसको डिराइव कर सकते हैं, देख लीजिए सिंपल सा है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज न्यूटन, चलो ना या यूनिट पे से बना लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मतलब m1 L1 T-2, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर मतलब हो गया L2, कूलम्स मतलब A1 T1 एंड इट इज -1 पावर, मतलब हो गया m1 L हो गया 1 + 2 3, T हो गया -2 -1 -3 एंड A -1. It's very simple. So you can write like this, m1 L3 T-3 A -1. It is very simplest. तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब उसके कुछ केसेस देखेंगे हम कि कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कब फ्लक्स मिनिमम होगा, ठीक है ना बच्चों, कब फ्लक्स 0 हो सकता है। तो फ्लक्स मतलब आप इतना समझ लो, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली इज नोन एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ना, मतलब जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में से पास होगी, तो आप उसको बोल पाओगे द फ्लक्स लिंक विद दैट सरफेस, ठीक है ना बच्चों। तो अगर किसी सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगी वो भी हम डिराइव कर पाएंगे बाय यूजिंग दिस फ्लक्स, ठीक है ना बच्चों। इट्स वेरी सिंपल, तो कॉपी कर लो ये, डन। नेक्स्ट देखेंगे आप इसके कुछ केसेस, सम इंपॉर्टेंट केसेस। सो फर्स्ट केस लाइक दिस, केस नंबर फर्स्ट, if surface is perpendicular or surface is perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो सरफेस है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेंगे वो यूनिफॉर्म लेंगे, जहां कहीं भी नॉन यूनिफॉर्म होगा वहां पे हम नॉन यूनिफॉर्म ऐसा वर्ड यूज करेंगे। ये सरफेस है, सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द, मतलब सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर थे, ये सरफेस हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एंड यू ऑल्सो नो दैट द एरिया वेक्टर, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, और वो सरफेस में से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर आते होंगे। मान लो ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसका एरिया वेक्टर इसको परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना बच्चों। अगर ये सरफेस है तो इसको परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना बच्चों। मतलब किसी भी सरफेस का सरफेस एरिया उसको ही परपेंडिकुलर और उसमें से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब हम यहां पे ऐसा समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, और यहां पे एरिया वेक्टर जो है ना वो भी उसको परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस एरिया वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
एंड सरफेस एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ये तो पैरेलल हो गया, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन देम इज 0. तो इफ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू E, देन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस एरिया, सो द फ्लक्स phi is equal, so the angle between them is 0, and if the angle between them is 0, then the flux phi is equals to Es cos 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, so this becomes plus Es cos 0 is plus 1, so this is maximum flux. मैक्सिमम फ्लक्स बोल सकते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स, लेकिन कैसा, मैक्सिमम पॉजिटिव फ्लक्स. ठीक है ना बच्चों, इट्स वेरी सिंपलेस्ट, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हमने पहले ही बताया इट गिव्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस. ठीक है ना, तो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इट इज स्केलर क्वांटिटी, नंबर मतलब स्केलर, दैट्स व्हाई यहां पे हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था. चलो अब होगा नेक्स्ट केस, केस नंबर 2. देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि यहां पे हमने सरफेस इज परपेंडिकुलर टू लिया है, हमने एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर नहीं लिया है, जो दूसरे केस में आने वाला है कि अगर सरफेस इज पैरेलल टू E vector, then we can say that E is perpendicular to S, so theta becomes 90 degree. It is also denoted by pi by 2 in radian. ये कैसे सिचुएशन होगा, this is electric field lines, you can see that it's very simple, and this is the one kind of surface. देखो सरफेस तो पैरेलल हो गया, अगर सरफेस ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस, ये सारी फील्ड लाइंस ऐसे समझो, और ये सरफेस उसको पैरेलल हो गया, मतलब आप देख सकते हो कि फील्ड लाइंस उसके ऊपर नीचे से पास हो गई, देखो ऊपर नीचे से पास हो गई, लेकिन ये फील्ड लाइंस है ना, ये सारी फील्ड लाइन, समझ रहे हो ना बेटो, ये सारी फील्ड लाइंस है और ये सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर नीचे सारी फील्ड लाइंस ऐसे पास हो जाएगी, नो फील्ड लाइंस लिंक विद दैट सरफेस. ठीक है ना बच्चों, मतलब यहां पे कोई फील्ड लाइंस लिंक नहीं हो रही है, तो फ्लक्स तो 0 होना चाहिए, तो मैथमेटिकली भी 0 आएगा. देखो क्योंकि देखो ये इसका एरिया वेक्टर जो होगा, ये सरफेस का एरिया वेक्टर, ये जो सरफेस है ना, इसका एरिया वेक्टर उसको परपेंडिकुलर होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये डायरेक्शन में है, सो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू व्हाट, Es cos 90, and cos 90 is equals to what, 0. It's very 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 simple. ठीक है ना बच्चों, तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया. ये 2 केसेस हुए. थर्ड केस देखेंगे जिसके अंदर अगर ये एंटी पैरेलल होगा तब कैसे होगा, वो भी देखते हैं. चलो ध्यान दो, कॉपी डाउन दिस. अब आएगा केस नंबर 3. कोई ऐसा सिचुएशन होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस, कुछ ऐसे, इफ E and S are anti-parallel, मतलब opposite, then theta is equals to 180 degree and also denoted by pi. कुछ ऐसे सिचुएशन होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहां पे ये हो गया सरफेस, और इसका सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू इट, और ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन, कि हम ऐसा समझ रहे हैं कि दिस फील्ड लाइंस आर पेनिट्रेटिंग द सरफेस, ये सरफेस को वो फील्ड लाइंस पेनिट्रेट कर रही है, और ये सरफेस एरिया ये डायरेक्शन में, तब क्या होगा, एंगल बिटवीन देम इज 180, अपोजिट हो गए दोनों, मतलब फ्लक्स बनेगा फाई इज इक्वल टू ES cos 180 and cos 180 is equal to -1, so -E into S. So this one is a negative flux.
ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा, नेगेटिव फ्लक्स कौन से एंगल के लिए बनेगा। तो इसके लिए एक नेक्स्ट केस देखो, एकदम सिंपल सा है। केस 1 कि मान लो द एंगल बिटवीन E and S is थीटा। लेट अस कंसिडर कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये हो गया सरफेस, ये हो गया S वेक्टर, दिस वन इज E वेक्टर, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है ना। दैट टाइम फ्लक्स, द फ्लक्स इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू ES cos थीटा। चलो ये भी सिंपल सा हो गया, यहां तक भी समझ में आ गया। अब ऐसा होगा कि इफ, आप देख सकते हो, इफ cos इज पॉजिटिव देन फ्लक्स इज पॉजिटिव, इफ cos इज नेगेटिव देन फ्लक्स इज नेगेटिव। ठीक है ना बच्चों। अब cos नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, ये आपको पता ही। यू नो अबाउट द क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो कुछ ऐसे होगा, इफ 0 इज लेस और इक्वल देन थीटा इज लेस देन 90। ठीक है ना, मैंने डिग्री में लिखा है, आप रेडियन में भी लिख सकते हो कि 0 की जगह पे 0, लेकिन 90 की जगह पे π/2 लिख सकते हो। देन अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। अगर cos थीटा ग्रेटर देन 0, देखो यहां पे मैंने इक्वल टू नहीं लिया बिकॉज ऑफ, अगर मैं यहां पे इक्वल टू ले लेता तो cos 90 तो 0 होता है। तो अगर 90 से कम और 0 पे तो पॉजिटिव बनेगा, तो अगर 90 से कम और 0 तक cos का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव हो गया देन flux is greater than 0, so it becomes positive. So the condition for the positive flux, the condition for the positive flux is what? 0 degree is less or equal than theta is less than 90. और if 90 से greater और 180 से less or equal, then in second quadrant cos theta is less than 0. मतलब वो तो हो गया नेगेटिव। अगर cos नेगेटिव होगा तो फ्लक्स क्या बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा। सो द कंडीशन फॉर द नेगेटिव फ्लक्स इज व्हाट, 90 इज लेस देन थीटा इज लेस और इक्वल देन 180 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये सारी कंडीशंस हो गए फॉर पॉजिटिव फ्लक्स, फॉर नेगेटिव फ्लक्स। अभी तक हमने ये शायद थर्ड केस था, ये फोर्थ था। ये सारे केसेस जो हम देख रहे हैं ना, दे आर फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कोई सरफेस के साथ लिंक कर रहा है, तब फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए सिंपल सा है कि मान लो द फ्लक्स लिंक्ड विद द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो कैसे होगा। सो दिस इज आवर नेक्स्ट केस, फिफ्थ वन। द फ्लक्स लिंक्ड विथ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। If the field is non-uniform, and you know that non-uniform electric field can be produced by some non-uniform distribution of charges or the point charges. मान लो यहां पे किसी non-uniform distribution of charges की वजह से ऐसे कुछ non-uniform electric field produce हुआ है, and we have to find the फ्लक्स लिंक विद दिस सरफेस। तो हम क्या करेंगे, दिस सरफेस इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल एलिमेंट्स। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, नॉन यूनिफॉर्म वाला हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल यूनिट लेना पड़ेगा। कि मान लो हम यहां पे एक वेरी स्मॉल यूनिट एरिया लेंगे जिसका एरिया वेक्टर है डीए और डीएस ले सकते हो। And this one is electric field lines. The angle between them is theta. Electric field हो गया।
ये ds उसका स्मॉल, वेरी स्मॉल एलिमेंट, ये सरफेस का वेरी स्मॉल एलिमेंट ले लिया। तो अब कैसे होगा? इट्स वेरी सिंपल। तो हम लिखेंगे कंसिडर और लेट द होल सरफेस is divided into very small area elements. Very small what? Area elements. That is ds. Clear? Very small area element, that is ds. और कुछ होगा, the flux linked with electric flux linked with this element is d phi is equal to E dot ds. ऐसे लिख सकते हैं। और we can also write like this, E ds cos theta. दोनों में से कोई भी एक लिख लो। अब हम क्या करेंगे कि ये सारे जो एरिया एलिमेंट्स है ना, ds ds ds, सबके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा ना, वो डी फाई होगा। एक एरिया एलिमेंट उसके साथ डी फाई, दूसरा एलिमेंट उसके साथ डी फाई। और हमें पता है जब भी हम सबका समेशन लेंगे तो स्मॉल एलिमेंट्स का समेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो द फ्लक्स लिंक विद द होल सरफेस, सो द फ्लक्स linked with whole surface is phi is equals to surface integration. हम सरफेस के सारे एलिमेंट्स, ये सरफेस के सारे एलिमेंट्स के साथ जो भी फ्लक्स लिंक हुआ है उसका हम समेशन लेंगे। समेशन किसका लेना है? सरफेस का, सरफेस के एलिमेंट का, सरफेस के सारे एलिमेंट का समेशन लेना है। इसलिए हम यहां पे क्या ले रहे? सरफेस इंटीग्रेशन। सो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, आप ऐसे लिख सकते हो, एंड डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सब सारे फील्ड, वेदर इट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, सबके लिए यूज हो सकता है। ठीक है ना बच्चों? तो ये आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप याद रखो। ठीक है ना? अब हम देखेंगे द फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस। अगर कोई क्लोज सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक होगा तो कैसे हम फाइंड कर पाएंगे? इसके लिए आगे एक आने वाला है जो है गॉस लॉ, और वो गॉस लॉ को हम डिफाइन करेंगे और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है ना बच्चों? तो आप ये कॉपी कर लो। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस। जब भी कोई क्लोज सरफेस होगा उसके साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिंक करेगा? तो इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मान लो दिस वन इज अ closed surface, any closed surface, okay, and this positive charge is enclosed by it. मान लो कि वो closed surface से positive charge enclose हुआ है। अगर ऐसा होगा तो we can see that the field lines are coming out of this positive charge. If the field lines coming out of this positive charge, in that case the direction of electric field and the surface area both are in same direction, so the flux will be positive. Phi is greater than 0. If it is negative, let us consider if the surface encloses negative charge, then the field lines going inward, कुछ ऐसे होगा, because the field lines ends to the negative charge. अगर ऐसा होगा तो in that case
the electric field and surface area both are in opposite direction, so flux will be negative. Simple concept. If the closed surface is placed in any electric field like this, अगर कोई ऐसा कुछ केस होगा, in that case the number of field lines which are entering the surface, the number of field lines which are entering the closed surface are same as which are coming out of this surface. In that case जो भी फील्ड लाइंस इनसाइड जा रही है ना, पेनिट्रेट कर रही है, उसके लिए फ्लक्स क्या होगा? -5. Let us consider phi1 is equal to -5, और here coming out, so phi2 is equals to what? +5. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पे देखो सरफेस एरिया एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली अपोजिट. म्यूचुअली अपोजिट वाला केस हो गया है जिसमें फ्लक्स हमें नेगेटिव मिला था. और जहां पे आप ये सरफेस पे देखो, सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो इन दैट केस अगर सेम डायरेक्शन तो फ्लक्स पॉजिटिव मिलेगा. हियर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सेम, दैट्स व्हाई द फ्लक्स एट द लेफ्ट सरफेस इज सेम एज द फ्लक्स एट द राइट सरफेस. अगर ऐसा होगा तो नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू, वी कैन सी दैट phi1 प्लस phi2 that is equal to -phi plus phi equals to 0. Here the number of field lines entering the surface is same as the number of field lines coming out of the surface. That means we know that the flux is nothing but a amount of field lines passing through the surface. अब यहाँ पे number of field lines दोनों साइड पे सेम है, मतलब यहाँ पे फ्लक्स और यहाँ पे फ्लक्स सेम होगा. अब यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो भी एंटरिंग हो रही है वो सरफेस एरिया के अपोजिट में है, मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. यहां पे क्या होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है ना बच्चों? तो टोटल फ्लक्स क्या हो रहा है? 0, मतलब फ्लक्स 0 भी हो सकता है. ठीक है बच्चों? अब ये जो क्लोज सरफेस है ना, इसके लिए एक और स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला बनाया गया है जो गॉस ने बनाया है. इट्स अ गॉस लॉ. तो अब हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे. इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है ना बच्चों? मतलब फ्लक्स 0 भी हो सकता है. ये देखो, ये सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो भी फ्लक्स 0 है. फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है ना बच्चों? तो अब हम गॉस लॉ को पढ़ेंगे. ये बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है. ठीक है ना बच्चों? तो ये कॉपी कर लो, इजीएस्ट. ओके, डन. चलो नेक्स्ट इज गॉस लॉ. Gauss law stated that the flux linked with the net flux linked with any closed surface is the ratio of net charge enclosed by the surface to the epsilon naught. Epsilon naught is nothing but a permittivity of vacuum. Because हम यहां पे जो भी केस कंसिडर करने वाले हैं, इट इज इन द वैक्यूम. अगर कोई मीडियम में होगा तब हम वहां पे मीडियम का एप्सिलॉन लेंगे, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम. तो ध्यान दो, इट्स वेरी सिंपल. गॉस लॉ, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल सा है. इट स्टेटेड दैट the net flux the net electric flux linked with the any closed surface is equal to the ratio of the net charge enclosed by the
closed surface to the permittivity of vacuum, that is epsilon naught. It's very simple. ठीक है ना बच्चों? That means the flux linked with any closed surface is equal to the, that is surface integration of E dot dA is same as what? The net charge enclosed by the closed surface to the epsilon naught, where sigma q is equals to what? Net charge enclosed by closed surface, and epsilon naught का वैल्यू तो आपको पता है, that is equal to what? 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया. अब यहां पे ये E का मतलब क्या होगा? ये एप्सिलॉन सिग्मा क्यूब तो पता चल गया, एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये E का मतलब क्या हो? व्हाट इज E? E, that is the net electric field produced by the all charges whether they are inside or outside. ठीक है ना बच्चों? तो ये भी हम देखेंगे, एकदम सिंपल सा है. तो ये समझ लिया. ये क्या होगा? द नेट फ्लक्स लिंक विद एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस टू द एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. अब इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि सर आप ये क्या समझा रहे हैं, एक्चुअली क्या होगा. लेट अस कंसिडर फॉर एग्जांपल this is the closed surface which encloses some kind of charges q1 q2, ये समझ लो q3, यहां पे है q4, this one is q5. Let us consider, okay, in that case the net flux linked with this closed surface, this closed surface is phi is equals to surface integration E dot dA is equals to what? Sigma q by epsilon naught, and we know that sigma q, that is what? Net charge enclosed by the surface. मतलब ये सरफेस से जितना चार्ज एंक्लोज हुआ है, अब ये सरफेस से कौन सा चार्ज एंक्लोज हुआ है? Q1, Q2, Q5. तो उसका नेट चार्ज क्या होगा? तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. इट्स वेरी सिंपल. हमें आउटसाइड के चार्ज को कंसीडर नहीं करना होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? दैट इज एफ सिग्मा क्यू, दैट इज नेट चार्ज एंक्लोज्ड बाय द चार्ज, एंक्लोज बाय द सरफेस. सरफेस से जितना चार्ज एंक्लोज हुआ है वो नेट चार्ज ले लो, और उसके साथ रेशियो किसका लेना है? दैट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दैट इज एप्सिलॉन नॉट. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है ना बच्चों? और यहां पे जो ये E होगा ना, E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, मतलब वेदर दे आर इनसाइड और आउटसाइड. मतलब E जो होगा ना, लिखेंगे हम यहां पे, ये कॉपी कर लो पहले. ठीक है ना बच्चों? इट्स वेरी सिंपल. तो जो E होगा ना, E हम लिख सकते हैं वेर E इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, दैट इज Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5. सारे चार्जेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E. ठीक है ना बच्चों? तो लेफ्ट साइड वाले टर्म में जो E है, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू ऑल चार्जेस, और राइट साइड वाले टर्म में जो सिग्मा क्यू होगा ना, दैट इज ओनली चार्ज एंक्लोज बाय द सरफेस. यहां पे कितने चार्ज एंक्लोज हुए? Q1, Q2, Q5. बस वही कैलकुलेशन में ले लो. मतलब ये तो इजी हो गया ना. आपको हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी. ओनली यू हैव टू डिटरमाइन द
चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है ना, इट्स सिंपल। मतलब जो पहले वाला कॉन्सेप्ट देखा ना फॉर द पॉजिटिव फ्लक्स, जैसे हमने एक ऐसे, कॉपी हो गया बेटा, कॉपी कर लो, ठीक है ना। जैसे हमने देखा जिसके अंदर किसी पॉजिटिव चार्ज को एंक्लोज किया गया था, पता है ना बच्चों, जिसको हमने फ्लक्स पॉजिटिव ले लिया, तो डायरेक्ट हो गया यहां से, बिकॉज सिग्मा क्यू इज पॉजिटिव, हियर सिग्मा क्यू इज पॉजिटिव, दैट मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि अगर किसी क्लोज सरफेस के लिए हमें फ्लक्स फाइंड करना होगा ना, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन देखा है, एक एग्जांपल देखा है हमने, ठीक है, जिसमें सिग्मा क्यू इज नथिंग बट चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड ई दैट इज व्हाट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस। और ये सरफेस का उसका सरफेस इंटीग्रेशन ले लो, वो तो हमें ऑलरेडी पता है, पहले भी हो गया था। ठीक है बच्चों, चलो अब ये जो गॉस लॉ है ना, उसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप यहां पे गॉस लॉ को कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, इसका कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे हमने यहां पे एक पॉइंट तो लिख लिया, कुछ पॉइंट्स, दैट इज फर्स्ट पॉइंट हियर, हाँ, the closed surface is also known as Gaussian surface। आप उसको Gaussian surface भी बोल सकते हो। जो यहां पे मैंने क्लोज सरफेस लिया था ना, उसको हम Gaussian surface बोल सकते हैं। The shape and size may be any arbitrary of Gaussian surface। आप कोई भी शेप ले सकते हो, कोई भी साइज ले सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस और आवर कन्वीनियंस। देखो इसका भी एक एग्जांपल देख लो, कि मान लो ये जो सरफेस है ना, इससे एक चार्ज Q1 एंक्लोज हुआ है, दिस वन इज सरफेस 1। अब वही चार्ज ये S2 सरफेस एंक्लोज हुआ है, दोनों के लिए फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे सिग्मा क्यू जो है ना, नेट एंक्लोज चार्जेस Q1, ये सरफेस के लिए भी Q1 और ये सरफेस के लिए भी Q1, सो इट डजंट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज। तो आप आर्बिट्ररी ले सकते हो, ठीक है ना बच्चों, उसका साइज भी कोई भी हो सकता है, शेप भी कोई भी हो सकता है, यू हैव टू टेक एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री आप अच्छे से गॉसियन सरफेस को लेट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू सिमेट्री मतलब कैसे होगा, कि मान लो ये एक सिलेंडर है, ये हाफ सिलेंडर दिया है और यहां पे चार्ज दिया है, हमें ये हाफ सिलेंडर के साथ जो फ्लक्स एंक्लोज हुआ है ना, वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऐसा ही और एक यहां पे हाफ सिलेंडर लेट करके उसको एक क्लोज सरफेस बना सकते हैं। दिस वन इज अ वन काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस। इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ होगा, दैट इज फाई इज इक्वल टू व्हाट, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये नेट फ्लक्स विद द होल सरफेस। अब हमें तो हाफ सरफेस के साथ फाइंड करना है, तो उसका फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, फाई सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ, मतलब 5/2, टोटल का हाफ हो गया, मतलब Q1/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे वाले सारे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी कैन यूज फॉर सिमेट्री, we can use for the symmetric diagram। हाँ, we can use to find इलेक्ट्रिक फील्ड्स। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं।
कुछ एप्लीकेशंस होंगे तो हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, देखो ध्यान दो, एकदम सिंपल सा है। उसके एप्लीकेशंस भी ऐसा करते हैं, हम वो एप्लीकेशन को वन बाय वन पढ़ेंगे। उससे पहले इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, मतलब इजी वाले न्यूमेरिकल्स, जैसे कोई क्यूब के साथ फ्लक्स कैसे लिंक होगा। तो क्या होगा कि गॉस लॉ अच्छे से समझ में आएगा। मान लो, लेट अस कंसीडर फॉर फर्स्ट एग्जांपल, इट्स वेरी सिंपल। दिस वन इज अ क्यूब एंड द charge is placed, capital Q charge is placed at its center. मान लो उसके सेंटर पे जो डायगोनल्स जो रहते हैं ना, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसको सेंटर बोलेंगे, तो वो सेंटर पे हमने चार्ज कैपिटल Q रखा है और हमें ये क्यूब के साथ जो फ्लक्स लिंक किया होगा वो फाइंड करना है। किसी एक सरफेस के साथ जो लिंक किया होगा वो फाइंड करना है। किसी एक साइड के साथ जो लिंक किया होगा वो फाइंड करना है, एजेस के साथ। किसी वर्टेक्स के साथ जो फ्लक्स लिंक किया होगा वो भी फाइंड करना है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फ्लक्स लिंक विद द वन क्यूब। ये क्यूब के साथ जो फ्लक्स लिंक किया होगा ना, टोटल फ्लक्स, वो नेट फ्लक्स हम पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों? इट्स वेरी सिंपल, ध्यान दो। सो द नेट फ्लक्स linked with the net flux linked with the whole cube is phi is equals to net charge enclosed by, that is Q by epsilon naught. It's very simple. चलो नेट फ्लक्स तो मिल गया हमें, तो अब हम क्या करेंगे, इसके किसी सरफेस के साथ, अब इसके कितने फेसेस है? There are 6 फेसेस। ये एक डाउन मतलब बॉटम वाला फेस हो गया, ये सीलिंग उसका एक फेस हो गया। क्यूब कंसिडर करो, क्यूब का सोचो, एक हो गया सीलिंग, एक हो गया फ्लोर, ठीक है ना, बॉटम टॉप 2, और उसके 4 साइड्स, 4 सरफेस, मतलब टोटल हो गया 6 फेसेस। और अगर हमें किसी एक फेस के साथ, किसी एक सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक कितना हुआ है वो फाइंड करना होगा, तो हम कुछ ऐसे फाइंड कर सकते हैं, दैट इज फेसेस, 6 फेसेस मतलब होल क्यूब, 6 फेसेस मतलब होल क्यूब, और होल क्यूब का फ्लक्स कितना है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब 6 फेसेस के साथ जो फ्लक्स लिंक किया हुआ है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। 6 फेसेस, एक क्यूब के साथ जो फ्लक्स लिंक किया हुआ है वो 6 फेसेस के साथ, क्योंकि देखो ये चार्ज हो सेंटर पे है, मतलब उसमें से जो फील्ड लाइंस पास होगी ना वो सारे फेस में से पास हो सकती है, मतलब 6 फेसेस। तो 6 फेसेस के लिए होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेस का कितना होगा? दैट इज 5 फेस के लिए हम लिखेंगे 5F। इट्स वेरी सिंपलेस्ट, एंड इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या होगा? Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। अगर 6 फेस के साथ Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 फेस के साथ कितना होगा? दैट इज व्हाट? Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इट्स वेरी सिंपलेस्ट। ये हो गया एक फेस के साथ, जब चार्ज कहां पे होगा? सेंटर ऑफ द क्यूब। अब इसके किसी एक एज के साथ फाइंड करना होगा, तो एज मतलब ये हो गया एज, ये एज हो गया उसका। ऐसे कितने एजेस होंगे? ये हो गया एज 1 2 3 4, ये साइड 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 और 4, 12 एजेस टोटल। तो अब यहां पे लिखेंगे एजेस और फ्लक्स। पहले कितने एजेस थे? 12 एजेस। 12 एजेस के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है ना वो कितना है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट।
क्योंकि होल क्यूब के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब 12 एजेस के साथ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 एज का कितना होगा, दैट इज एज के लिए लिखेंगे इट्स वेरी सिंपलेस्ट, मतलब डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, तो 12 एप्सिलॉन नॉट, इट्स वेरी सिंपलेस्ट। अब यहां पे हमने पहले नेट फ्लक्स ढूंढ लिया। Whenever the charge is placed at the center of the cube, अगर इसका पोजीशन चेंज करेंगे ना तो यहां पे कुछ अलग सा मिल सकता है। तो फर्स्ट केस लिया, whenever the charge is placed at the center of the cube, अगर सेंटर पे प्लेस करेंगे तो उसका नेट फ्लक्स हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका एक फेस का मिल गया Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, उसका एजेस का 1 एज के साथ मिल गया Q बाय 12 एप्सिलॉन नॉट, एज वेल एज अब हम फाइंड करेंगे द फ्लक्स लिंक विद द वर्टेक्स एंड फ्लक्स। अब कितने वर्टेक्स है यहां पे टोटल, तो यू कैन, वर्टेक्स इज नथिंग बट द पॉइंट, दीज आर द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स। एक क्यूब मतलब 8 वर्टेक्स, और 8 वर्टेक्स के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है वो टोटल फ्लक्स कितना है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 वर्टेक्स का कितना होगा, यू कैन इजिली फाइंड आउट 5 फॉर वर्टेक्स इज इक्वल टू Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, समझ में आया कुछ, तो आप ये कॉपी कर लो जल्दी से फटाफट। Now consider the charge is placed at the, now the charge is placed at the center of one face of the cube। ये फेस के ऊपर, मतलब एक क्यूब होगा ना, वो क्यूब के एक फेस पे होगा, एक वॉल के ऊपर, ऐसे समझो। ये जो उसका वॉल है ना, ये वॉल के ऊपर ये चार्ज हमने प्लेस कर दिया, ऐसे समझो, ठीक है ना बच्चों। अब हमें फाइंड करना है कि ये क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक किया होगा। हाउ विल यू डिटरमाइन। अब देखो सिंपल सा है, अब ये इसको हम सिमेट्रिक देखेंगे। अगर ये चार्ज को एनक्लोज करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, और ऐसा ही एक क्यूब यहां पे रखना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा, एक क्यूब यहां पे रख लो ऐसे, फॉर सिमेट्री। आप सिमेट्रिक डायग्राम ड्रॉ कर लो, मतलब हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि और एक क्यूब यहां पे है, ये जो एक क्यूब है और ये क्यूब से मतलब 2 क्यूब हो गए, एक ऑलरेडी क्यूब था और हमने एक सिमेट्रिक डायग्राम करके और एक क्यूब यहां पे ले। अब देखो ये चार्ज तो एनक्लोज हो गया, 2 क्यूब के बीच में एनक्लोज हो गया, मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं देयर आर 2 क्यूब्स एंड फ्लक्स। 2 क्यूब के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है 2 क्यूब के साथ, हमें तो एक क्यूब के साथ फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, ऐसा ही एक और एक क्यूब यहां पे सिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू ले लिया और हमने चार्ज को एनक्लोज कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई चार्ज एनक्लोज हो जाएगा तब उसका फ्लक्स क्या हो सकता है, दैट इज सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। हमें गॉस लॉ पता है कि भाई जो भी चार्ज एनक्लोज होगा वो नेट चार्ज ले लो और डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ले लो। तो हम यहां पे भी ऐसे ही करेंगे कि ये जो चार्ज था वो तो फेस पे था, इसको एनक्लोज करने के लिए अकॉर्डिंग टू सिमेट्री डायग्राम हमने क्या किया, ऐसा ही एक क्यूब और एक ऐड कर लिया और दोनों को जोड़ दिया, मतलब ये तो एनक्लोज हो गया, 2 क्यूब से एनक्लोज हो गया। फॉर 2 क्यूब्स द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस 2 क्यूब्स इज नेट चार्ज एनक्लोज, मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और हमें तो एक क्यूब के साथ फाइंड करना है, तो फॉर 1 क्यूब द फ्लक्स लिंक विथ इट दैट इज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इट्स वेरी सिंपलेस्ट, ठीक है ना बच्चों।
तो वही लिखेंगे, द नेट फ्लक्स लिंक विथ होल क्यूब इज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे फाइंड किया, समझ में आया? क्योंकि हमने सिमेट्रिक का यूज किया यहाँ पे, जो हमने आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा था कि अगर आपको कहीं पे ऐसा यूज करना पड़े तो आप सिमेट्रिक डायग्राम कर लो, हाफ दिया है तो हाफ हाफ ड्रॉ कर लो। यू हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ये चार्ज को एनक्लोज करना है तो अकॉर्डिंग टू दिस क्यूब और कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे तो और एक क्यूब, मतलब 2 क्यूब हो गया, 2 क्यूब के साथ फ्लक्स लिंक हुआ, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब का कितना होगा, वेदर इट दिस और वेदर दिस, दोनों में से कोई एक क्यूब का कितना होगा, तो इसका हाफ हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इट्स वेरी सिंपल। चलो ये भी हो गया। अब फेसिस, अब ये फेस पे तो ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है ना बच्चों, ये फेस पे तो ऑलरेडी चार्ज है, तो रिमेनिंग फेसेस कितने हुए, टोटल 6 फेसेस होते। एक फेस पे तो ऑलरेडी चार्ज है, मतलब उसके साथ वो फ्लक्स लिंक नहीं होगा। अब उसके ऊपर जो चार्ज है तो बाकी कितने फेसेस बचे, 5 फेसेस बच गए। मतलब 5 फेसेस के साथ जो भी फ्लक्स लिंक हुआ है दैट इज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक क्यूब के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है दैट इज क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो एक क्यूब में कितने फेसेस बाकी है, तो 5 फेसेस है, क्योंकि ये फेस के ऊपर तो ऑलरेडी चार्ज है, ये फेस के ऊपर चार्ज है, तो उसको हम कैलकुलेशन में नहीं ले सकते। तो अब बाकी के कितने फेसेस बच गए, 5 फेसेस, 1 2, ये फ्रंट वाला, एक बैक वाला, क्योंकि हमें पता है कि टोटल 6 फेसेस होते हैं, एक फेसेस तो चार्ज के लिए यूज हो गया, तो बाकी के फेसेस कितने हो गए, 5 फेसेस। तो फॉर 5 फेसेस द फ्लक्स लिंक्ड विथ the cube, the 5 faces, the flux linked is q by 2 epsilon naught। तो 1 फेस के साथ कितना होगा, तो 5 से डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अगर 5 डिनोमिनेटर में चला गया तो फेस के लिए कितना हो जाएगा, ये q by 5 2 10, मतलब 10 एप्सिलॉन नॉट। चलो अब एजेस देखो, ये तो कोई एज पे तो नहीं होगा, ये तो फेस के सेंटर पे है, तो एज तो उतने ही यूज होंगे। कितने एजेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एजेस। और 12 एजेस के लिए कितना होगा, क्यू बाय होल क्यूब का कितना है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 एज का कितना होगा, 5 एज इज इक्वल्स टू 12 2 24, सो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। चलो एज का भी मिल गया। चलो वर्टेक्स, ये किसी वर्टेक्स पे तो नहीं है, तो सारे वर्टेक्स चीज हो गए। 8 वर्टेक्स के लिए q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब एक वर्टेक्स का होगा, 8 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, q बाय वर्टेक्स 5 वर्टेक्स इज इक्वल टू q बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना बच्चों। तो आप ऐसे, अगर चार्ज का पोजीशन चेंज हो गया तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। और एक केस भी होगा जिसके अंदर ये जो चार्ज है ना वो किसी एज पे होगा, अगर किसी एज पे आ गया तब कितना बनेगा, तो लेट्स थिंक, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, कॉपी कर लो ये। अगर मान लो कि कोई चार्ज इसके एज पे है, ये क्यूब है, ऐसे समझ लो, और ये क्यूब के एज पे, ये क्यूब का जो एज है ना, एज समझ रहे हो ना आप, एज, इसके एज पे एक चार्ज है, इसके ये एज पे चार्ज है। अब कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी, ऐसे वाले सिमेट्री, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, कि जिससे एंक्लोज हो जाए। ये चार्ज को एंक्लोज होने के लिए यहां पे एक क्यूब लेना पड़ेगा, यू कैन सी दैट लाइक दिस, एक क्यूब यहां पे लेना पड़ेगा, एक क्यूब यहां पे भी लेना पड़ेगा, एक क्यूब यहां पे भी लेना पड़ेगा। सो वी रिक्वायर 4 क्यूब्स। इसको एंक्लोज करने के लिए हमें 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4, टोटल 4 क्यूब्स हो गए। तब ये चार्ज एंक्लोज हो गया ऐसा लग रहा है, एज पे रखा था ना हमने, अगर वो एज पे है
तो इसको और 3 क्यूब मतलब टोटल 4 क्यूब हो गए। 4 क्यूब से वो एनक्लोज्ड हो जाएगा, मतलब क्लोज सरफेस के अंदर है ऐसा बोल सकते। तो हम यहां पे बोल सकते हैं फॉर हाउ मेनी क्यूब्स, 4 क्यूब्स, फॉर 4 क्यूब्स द चार्ज एनक्लोज्ड इज Q, सो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब के लिए कितना होगा, Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। इट्स वेरी सिंपल, Q बाय 4 है, एक क्यूब के साथ हो गया Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अब हम फेस देखेंगे। अब यहां पे कितने फेसेस यूज हो गए, एक ये वाला फेस आ गया चार्ज में, ये वाला फेसेस भी आ गया चार्ज के अंदर, चार्ज उसके अंदर है। बाकी कितने फेसेस बचे, तो अब फेसेस टोटल 6 में से 2 तो यूज हो गए, बाकी कितने बच गए 4। सो 4 फेसेस के लिए होगा Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक क्यूब के साथ कितना है Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अगर 4 फेसेस के साथ, क्योंकि 6 में से 2 तो यूज हो गए, अब हमें ये 3 क्यूब को कंसिडर नहीं करना है। वो 3 क्यूब को क्यों लिया, क्योंकि हमें एक क्यूब के साथ फाइंड करना था, इसलिए ये चार्ज को एनक्लोज बनाना था, चार्ज को क्लोज सरफेस के अंदर रखना था, इसलिए हमने और 3 क्यूब को कंसिडर किया था। अब हमें एक क्यूब का मिल गया, मतलब अब हम ये 3 क्यूब को कंसिडर नहीं करेंगे, हमें तो एक क्यूब के लिए सोचना है, और वो क्यूब के 2 सरफेस तो 2 फेसेस तो यूज हो गए, बाकी कितने बच गए 4। तो 4 फेसेस के लिए टोटल फ्लक्स कितना था Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेस के लिए कितना होगा 4 4 जा 16 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपलेस्ट, 16 एप्सिलॉन नॉट Q बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। अब एच कितना होगा, एक एच तो यूज हो गया, टोटल एजेस होते हैं 12, एक यूज हो गया मतलब 11 रह गया। 11 एजेस के लिए टोटल फ्लक्स था Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 एच के लिए कितना होगा, 11 4 जा 44 एप्सिलॉन नॉट। चलो वर्टेक्स, ये तो किसी वर्टेक्स पे तो है नहीं, ये तो एच पे है, तो सारे वर्टेक्सेस फ्री है, तो सारे वर्टेक्सेस फ्री है, तो 8 वर्टेक्सेस के लिए होगा Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 वर्टेक्सेस के लिए कितना होगा Q बाय 8 4 जा 32 एप्सिलॉन नॉट। इट्स वेरी सिंपलेस्ट। तो पहले वाला केस देखा था सेंटर पे, सेकंड वाला केस देखा था सेंटर ऑफ द फेस, थर्ड वाला केस देखा सेंटर ऑफ द एज, और अब हम देखेंगे द चार्ज इज प्लेस्ड एट द चार्ज इज प्लेस्ड एट द चार्ज इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स पे चार्ज रख दिया तो हाउ मेनी क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, देयर आर टोटल 8 क्यूब्स। क्योंकि देखो यहां पे एक क्यूब आएगा, एक ऊपर आएगा, एक जैसे अभी हमने देखा वैसे 3 क्यूब्स, समझ रहे हो, वैसे वापस यहां पे 4 क्यूब्स, बैक में 4, फ्रंट में 4, टोटल 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू एनक्लोज दिस चार्ज। यू हैव टू थिंक, आप सोचो इसके लिए, क्योंकि यहां पे एक क्यूब आएगा, एक ऊपर आएगा, एक ये 3 हो गया, मतलब 4 हो गया, बाकी 4 ये साइड, मतलब टोटल 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड। सो 8 क्यूब के लिए फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यूब से आप उसको एनक्लोज कर सकते हो, तो एक क्यूब के साथ कितना होगा Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। सो नेट फ्लक्स लिंक विद द होल क्यूब इज Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। सो अब यहां पे फेसेस कितने हैं, कितने फेसेस यूज हो गए, एक फेस यूज हो गया, ये सेकेंड फेस यूज हो गया, ये थर्ड फेस फ्रंट वाला भी यूज हो गया, 3 फेसेस आर यूज्ड। तो रिमेनिंग 3 फेसेस के लिए फ्लक्स हो गया Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेस के लिए कितना होगा 3 8 जा 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एजेस कितने यूज हुए, तो ये एज यूज हो गया, ये एज यूज हो गया, ये एज यूज है जिसके ऊपर चार्ज है, मतलब बाकी कितने एज बच गए, टोटल 12 एजेस होते हैं, उसमें 3 यूज हो गया, मतलब 9 एजेस। 9 एजेस के लिए हो गया Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक एज के लिए कितना होगा 8 9 जा 72 एप्सिलॉन नॉट। अब वर्टेक्स कितने होंगे, एक वर्टेक्स यूज हो गया, रिमेनिंग कितने बच गए 7 के लिए होगा Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 वर्टेक्स के लिए कितना होगा 56 एप्सिलॉन नॉट। इट्स वेरी सिंपल।
तो आप ये चार्ज का पोजीशन कहीं पे भी हो सकता है, तो यू कैन डिटरमाइन द फ्लक्स लिंक विद द एनी फेस, एनी वर्टेक्स, एनी एज। ठीक है ना बच्चों? तो इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आप गॉस लॉ के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। अब इसके कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस आएंगे जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना ढूंढेंगे। कैसे? हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर इट इज लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। हम सारे एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता जाए। ठीक है ना बच्चों? आप सब्सक्राइब बटन के नीचे एक बेल आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर लो। ठीक है ना बच्चों? तो आपको सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों? बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।